हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम पीजीटी समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को कराएंगे और इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं, उसे आप देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि देखिए, हमने कई सारे वीडियोस डाले हुए हैं, वो चाहे जीआईसी के हों या यूजीसी नेट के हों। तो उसमें से जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो भी क्वेश्चंस आपको सही लग रहे हैं, आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि देखिए यूज़फुल सब कुछ रहता है, ऐसा नहीं है कुछ वेस्ट जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें जैसे समाजशास्त्र का अर्थ, प्रकृति, ये सभी में आता है। इमाइल द्रुकहिम हो गया, मैक्स वेबर हो गया। तो जो जो आपके सिलेबस में है वो आप क्वेश्चंस को पढ़िए अदर वीडियोस से, जो नहीं हो उसको स्किप कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप क्या करेंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। हम तो अपलोड करते ही हैं, लेकिन उसमें टाइम लगता है कि आपको क्वेश्चंस देना, उसके बाद उसकी व्याख्या देनी, वो भी ऐसी जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो थोड़ा सा टाइम लगता है बनाने में, इसीलिए थोड़ा अपलोड करने में भी टाइम लग रहा है। तो आप अगर चाहें तो उन सब चीज़ों को भी पढ़ सकते हैं और आपका काफ़ी कुछ तैयार हो जाएगा। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? ऑप्शन ए 10.01%, ऑप्शन बी 33.06%, ऑप्शन सी 31.16% या ऑप्शन डी 8.28%। तो देखिए, यहाँ आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा आपका वो है ऑप्शन सी 31.16%, जो कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। ठीक है, घनत्व देखिए दशकीय वृद्धि की बात की जाएगी तो वो अलग होगा। ठीक है, और अगर बात की जाएगी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है तो 31.16% है। तो आइए अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जानते हैं। तो जनगणना 2011 के अनुसार अगर शहरी जनसंख्या बात की जाए कितनी है, ठीक है, तो मिलियन में अगर बात की जाएगी तो 377.1, ठीक, इतनी मिलियन में है। और अगर करोड़ में बात की जाएगी तो 37.71 करोड़ है। और अगर बात किया जाए शहरी जनसंख्या में प्रथम राज्य कौन सा आता है, दूसरा राज्य कौन सा आता है, ये बात की जाएगी तो पहला राज्य महाराष्ट्र होगा, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु और चौथा पश्चिम बंगाल होगा। ठीक है, शहरी जनसंख्या के आधार पे कि कहाँ शहरी जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है, तो पहला महाराष्ट्र है, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु और चौथा पश्चिम बंगाल में। लेकिन देखिए यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, शहरी जनसंख्या तो हो गया, अगर पूछा जाए ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा किस राज्य में निवास करती है, तो वहाँ पे क्या आंसर होगा, पहले नंबर पे कौन होगा, तो उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो पहला स्थान दिल्ली रहेगा, दूसरा चंडीगढ़ और तीसरा पुडुचेरी रहेगा कि यहाँ नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करी जाए कि शहरी जनसंख्या के दशकीय वृद्धि दर की बात की जाए, देखिए दशकीय वृद्धि दर अलग रहेगा और प्रतिशतता अलग रहेगी, अभी इस चीज़ को समझ लीजिएगा। ठीक है, तो दशकीय वृद्धि दर जो रहेगा वो कितनी रही है, 31.08% रही है। और अगर दशकीय वृद्धि दर में पहला राज्य पूछा जाएगा कौन सा है, तो सिक्किम रहेगा, दूसरा केरल, तीसरा त्रिपुरा और चौथा नागालैंड। ठीक, यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अगर केवल आपसे पूछा जाए कि देश में सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या किस राज्य में निवास करती है, तो हो जाएगा महाराष्ट्र। लेकिन अगर बात कर लिया जाए कि शहरी जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस राज्य में देखी गई है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वहाँ पे हो जाएगा क्या, सिक्किम। ठीक है, उसके अलावा अगर वही केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए, जैसे उसमें देखिए जनसंख्या के आधार पे कौन सी निवास करती है, तो दिल्ली। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दशकीय वृद्धि दर के आधार पे दमन और दीव। ठीक है, और उसके बाद दादर नागर हवेली और फिर लक्षद्वीप हो जाएगा। और वहीं देखिए शहरी जनसंख्या का अगर अनुपात या प्रतिशत की बात की जाएगी तो 31.16% है। दशकीय वृद्धि दर अलग है और जनसंख्या का अनुपात या प्रतिशत अलग चीज़ है। ठीक है, तो ये कितना होगा, 31.16% है। और अगर इसमें पूछा जाए कि शहरी प्रतिशतता के आधार पे कौन सा राज्य पहला है, तो यहाँ पे हो जाएगा गोवा, फिर मिजोरम, फिर तमिलनाडु, फिर केरल और फिर महाराष्ट्र। और अगर संघीय क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाएगी तो दिल्ली, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक, तो ये था शहरी जनसंख्या या नगरीय जनसंख्या के बारे में जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, पूछा जा सकता है, वो हमने आपको पूरा दे दिया है। तो आइए बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इंग्लैंड में श्वेतवसन अपराध का अध्ययन किसने किया? ऑप्शन ए ई सदरलैंड, ऑप्शन बी डब्ल्यू.जी. कॉशन, ऑप्शन सी ई.एम. थेमर्ट या ऑप्शन डी डेविड मॉल्टस।
तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा, ये आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, WG कॉशन। तो इंग्लैंड में जो श्वेतोष्ण अपराध का अध्ययन किया वो किसने किया? WG कॉशन ने किया। तो देखिए श्वेतोष्ण अपराध, जो कि हमने अभी सेकंड वीडियो जब अपलोड किया था तो उसमें आपको समझाया था कि क्या होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि श्वेतोष्ण अपराध वो होगा जो उच्च पद पे जो भी अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, जो भी उच्च पद पे रहते हैं या उच्च अधिकारियों द्वारा किया गया कोई भी अपराध जो होगा, जैसे भ्रष्टाचार हो गए या कई अन्य अपराध होते हैं, तो वो किस में रखा जाएगा? श्वेतोष्ण अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। और अगर बात की जाएगी श्वेतोष्ण अपराध का इंग्लैंड में अध्ययन किसने किया, तो WG कॉशन ने किया। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, लोम्ब्रोसो द्वारा वर्णित अपराधियों के वर्गीकरण में कौन सा अपराधी सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए जन्मजात अपराधी, ऑप्शन बी पागल अपराधी, ऑप्शन सी आकस्मिक अपराधी या ऑप्शन डी पेशेवर अपराधी। तो यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन में कि लोम्ब्रोसो ने कौन से अपराधियों का वर्गीकरण अपने अपराधी में नहीं दिया है। तो यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन डी, पेशेवर अपराधी। तो लोम्ब्रोसो ने कभी भी पेशेवर अपराधी की बात नहीं की है अपने वर्गीकरण में। ठीक है, अब आइए समझ लेते हैं लोम्ब्रोसो ने जो अपराधियों के बारे में बताया है वो क्या बताया है। इन सब चीज़ों को समझते हैं और किस तरह इसका वर्गीकरण किया है। तो देखिए लोम्ब्रोसो को जो है वो अपराध शास्त्र का जनक कहा जाता है। तो अपराध शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? लोम्ब्रोसो को कहा जाता है। और लोम्ब्रोसो कौन थे? ये प्रत्यक्षवादी विचारधारा से संबंधित थे। इतना समझिए कि लोम्ब्रोसो ने जब अपराधियों के बारे में बताया तो इन्होंने बताया कि जो अपराधी होते हैं वो जनजात होते हैं, पहली बात तो ये कहा। दूसरा इन्होंने ये कहा कि अपराधी की जो शारीरिक बनावट होती है उसे देख के पहचाना जा सकता है कि ये जो है ये अपराधी शरीर वाले व्यक्ति हैं, ये अपराध ऐसा कर सकते हैं आगे चल के। ठीक, और इन्होंने प्रत्यावर्ती का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया। तो प्रत्यावर्ती के सिद्धांत से कौन संबंधित है? लोम्ब्रोसो संबंधित है। और ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि जन्मजात अपराधी का सिद्धांत इन्होंने दिया, या इनसे ये भी बोल सकते हैं शारीरिक रचना प्रकार का सिद्धांत, क्योंकि इन्होंने शरीर की रचना के आधार पर बताया था कि ये अपराधी हो सकते हैं। और इन्होंने कई लोगों के शरीरों का अध्ययन किया था, तब उस पर आधार पे इन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि जो अपराधी होते हैं उनके शरीर की कुछ ऐसी बनावट होती है। ठीक है, उसमें इन्होंने क्या क्या बताया था? जैसे बोला था असीमित चेहरा होता है, लंबे उनके कान होते हैं, अत्यधिक लंबी बाहें होती, चपटी नाक होती है, ललाट जो उसका परिवर्तन होता है, गुच्छेदार बाल होते हैं, दर्द के प्रति संवेदनहीनता होती है, मतलब उन्हें अगर कोई दर्द में, जैसे आप भी अगर किसी को दर्द में देख लें तो आपके अंदर थोड़ा कुछ तो होता है, लेकिन अपराधी लोग जो होते हैं, अपराधी व्यवहार वाले, उनके क्या होता है? दर्द के प्रति संवेदनहीनता होती है और आँखों में क्या होता है? दोष होना। ये सब इन्होंने शारीरिक असमानताओं के बारे में पहचान किया था कि इस शारीरिक असमानताओं वाले व्यक्ति जो होंगे वो अपराधी की श्रेणी में रखे जाएंगे। ठीक, और इसी आधार पे इन्होंने 2 प्रकार के अपराधी मेन रूप से बताए थे। एक बताया आकस्मिक या अपराधशील अपराधी। तो ये अपराधी जो थे इसमें इन्होंने बताया ये अपराधी वो अपराधी होते हैं जब उन्हें अवसर मिलता है तब वो अपराध में लिप्त होते हैं, वरना वो अपराध नहीं करते हैं। ठीक, तो आकस्मिक या अपराधशील अपराधी वो होंगे जिनको अपराध करने का जब अवसर मिलेगा तभी वो अपराध करेंगे। एक ये बताया, और दूसरा इन्होंने बताया भाववेग अपराधी, जिसमें इन्होंने बताया कि संवेदना के आधार पर जब कोई अपराध करता है, यह संवेदनात्मक आधार अपराध को इन्होंने इस श्रेणी के अंतर्गत रखा है, भाववेग अपराधी के अंतर्गत रखा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं तथा फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर लीजिए, उसमें भी आपको कई अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलते रहते हैं। तो आपको दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आप जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को भी हमारे, और उसके अलावा फेसबुक पेज को भी। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कुल प्रजनन दर को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से आंकड़ों का समूह आवश्यक है? 1 जन्म, 2 माता की आयु के अनुसार जन्म, 3 आयु समूह के अनुसार महिला जनसंख्या, या 4 आयु समूह के अनुसार विवाहित महिला जनसंख्या। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, 2 और 3, मतलब कुल प्रजनन दर जो होती है वो माता की आयु के अनुसार जन्म और आयु समूह के अनुसार महिला जनसंख्या। तो इनको जब हम देखेंगे तो ये किस श्रेणी में रखे जाएंगे? कुल प्रजनन दर के अंतर्गत रखे जाएंगे इन आंकड़ों को लेकर के। अब आइए समझ लेते हैं कि कुल प्रजनन दर क्या होता है।
देखिए कुल प्रजनन दर, जिसे सकल प्रजनन दर या टोटल फर्टिलिटी रेट भी कहेंगे, ठीक है। और जो कुल प्रजनन दर होता है, इसे यह ज्ञात किया जाता है कि प्रजनन योग काल में, ठीक है, 1000 स्त्रियों द्वारा जन्मे शिशुओं की कुल प्रत्याशित संख्या क्या होगी। मतलब 1000 स्त्रियों के द्वारा कुल कितने शिशुओं ने जन्म लिया है, उनकी संख्या को देखना कुल प्रजनन दर के अंतर्गत रखा जाएगा, ठीक है। प्रजनन दर का क्या अर्थ होता है, बच्चे पैदा कर सकने वाली की आयु, जो कि आमतौर पे 15 से 49 वर्ष की मानी जाती है। 1000 इकाइयों के पीछे जीवित जन्मे बच्चे जो होंगे वो प्रजनन दर होगा। और इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं कि सकल प्रजनन दर, जो कि स्त्रियों के एक विशेष वर्ग द्वारा उनकी प्रजनन आयु की अवधि में पैदा किए गए बच्चों की औसत संख्या के बराबर होती है, ठीक है। उनकी जो प्रजनन आयु है, उस अवधि में जो पैदा किए गए बच्चे हैं, उनकी औसत आयु के बराबर जो भी दर होगी वो क्या कहलाएगी, सकल प्रजनन दर कहलाएगी, ठीक है। और अगर बात किया जाए उच्च टोटल फर्टिलिटी रेट वाले कौन कौन से राज्य हैं, तो पहला देख लीजिए कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश। नंबर पे बिहार आएगा कि यहाँ जो है बच्चों का जन्म या कुल प्रजनन आयु दर जो है सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में 3 है, बिहार में 3.2 है और मध्य प्रदेश में 2.7 है। इस तरह से देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। और अगर देखा जाएगा निम्न कहाँ पर है, तो केरल में, जो जहाँ सबसे ज़्यादा साक्षरता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिल सकती है टोटल फर्टिलिटी रेट। तो केरल में जो कि 1.7 है, फिर उसके बाद तमिलनाडु है, फिर कर्नाटक है, ठीक है। इस तरह से यहाँ की जो फर्टिलिटी रेट कम है। और हाई कहाँ की है, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, ठीक है। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न वर्ग संस्कृति का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए प्रति संस्कृति, ऑप्शन बी पर संस्कृति, ऑप्शन सी उप संस्कृति या ऑप्शन डी प्रभुत्व संस्कृति। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन सी उप संस्कृति। तो निम्न वर्ग जो होगा वो जो है उप संस्कृति का एक उदाहरण है। तो देखिए अभी हम प्रति संस्कृति, पर संस्कृति, उप संस्कृति आपको समझाते हैं, आगे मैंने नोट डाउन किया है, उसे हम समझा देंगे आपको पढ़ के। उसके अलावा प्रभुत्व संस्कृति नोट डाउन नहीं हमने किया हुआ है अपने वीडियो में, तो इसको हम बता देते हैं। देखिए प्रभुत्व संस्कृति वो होगी जहाँ जैसे प्रभुत्व जाति होता है, उसी आधार पे आप प्रभुत्व संस्कृति को समझ लीजिए, बस इतना। प्रभुत्व जाति मतलब जो एक स्थान विशेष पे सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, उनका सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है, उन्हें सब लोग ज़्यादा उनके अनुसार आचरण करते हैं, वही प्रभुत्व संस्कृति के अंतर्गत भी आप समझ लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा आप प्रति संस्कृति, पर संस्कृति या उप संस्कृति को जानते हैं। तो देखिए पर संस्कृति ग्रहण, ठीक है, जब संस्कृति विशेषक या संकुल प्रसारित होते हैं तब इस प्रकार प्रक्रिया को हम प्रसार कहते हैं, ठीक है। किंतु जब एक संस्कृति के प्रभाव से दूसरी संस्कृति के संपूर्ण जीवन पद्धति के परिवर्तन के दौरान होती है तो इसे पर संस्कृति ग्रहण कहते हैं। तो जब एक संस्कृति से, पर संस्कृति ग्रहण क्या होगा, जब एक संस्कृति के प्रभाव से दूसरी संस्कृति के संपूर्ण जीवन पद्धति में परिवर्तन होगा तो वो क्या होगा, पर संस्कृति ग्रहण। और इसका उदाहरण हम झारखंड आंदोलन में देख सकते हैं, ठीक है। पर संस्कृति ग्रहण के लिए यह जरूरी है कि दोनों संस्कृतियों में निकटता, मूल्य मापदंड, प्रतिमान में भी समानता हो, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं देखा जाता है। संस्कृति ग्रहण जो होती है वो दबाव मूलक भी हो सकती है, मतलब किसी दबाव में भी आके हम दूसरी संस्कृति को ग्रहण कर सकते हैं। और अधिकतर अगर बात किया जाए पर संस्कृति ग्रहण के लिए क्या जरूरी है, तो वो जो दो संस्कृति हैं उन दोनों के बीच में अधिकतर जो मूल्य मापदंड है उनके भी इसमें समानता होनी चाहिए, ये जरूरी है। लेकिन अगर नहीं होती है तो वो क्या होगा, एक दबाव मूलक के रूप में ग्रहण किया गया होगा। तो ये हो गया पर संस्कृति ग्रहण। उसके अलावा बात करें उप संस्कृति, तो उप संस्कृति रहने की वे तरीके होते हैं जो मूल संस्कृति से कुछ बातों में अंतर रखती हैं, लेकिन मूल संस्कृति के विरोधी नहीं बल्कि सहयोगी होती हैं। अर्थात संस्कृति को मानने वाले मूल संस्कृति को स्वीकार करते हैं, जैसे कि हिंदू संस्कृति, ठीक है, या भारतीय संस्कृति की उप संस्कृति है। तो देखिए भारतीय संस्कृति में कई संस्कृतियाँ आती हैं, जैसे हिंदू संस्कृति भी आती है, तमिल भी आती है, गुजराती भी आती है, असमिया भी आती है। तो ये सब क्या है, ये भारतीय संस्कृति की उप संस्कृति हैं। तो मतलब उप संस्कृति जो होती है वो मूल संस्कृति का ही भाग होती है, उसकी सहयोगी होती है, ना कि उसकी विरोधी होती है। और अब बात करें प्रति संस्कृति, तो यह उप संस्कृति का एक प्रकार है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें प्रतिरोध होता है। देखिए उप संस्कृति में क्या है, प्रतिरोध नहीं है, सहयोग होता है। इसमें क्या होता है, प्रतिरोध होता है। और यह एक प्रकार की अपराधी संस्कृति भी कही जाती है। तो प्रति संस्कृति क्या होता है, ये जो कि उप संस्कृति के प्रकार ही होता है, लेकिन ये उप संस्कृति क्या होती है, वो मूल संस्कृति का सहयोग देती है, लेकिन ये क्या करती है, ये प्रतिरोध करती है, और इसी कारण इसे अपराधी संस्कृति भी कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा।
आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक स्त्रीकरण को संस्थागत विषमता के रूप में कौन देखता है? ऑप्शन ए डेविस व मूरे, ऑप्शन बी पार्सन्स, ऑप्शन सी मर्टन या ऑप्शन डी सोरोकिन। तो यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन ए, डेविस व मूरे ने सामाजिक स्त्रीकरण को संस्थागत विषमता के रूप में देखा है। ठीक है, तो किसने सामाजिक स्त्रीकरण को संस्थागत विषमता के रूप में देखा है? तो डेविस व मूरे ने देखा है। आइए अब जानते हैं सामाजिक स्त्रीकरण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो देखिए, सामाजिक स्त्रीकरण के सिद्धांत में हम केवल बात करेंगे प्रकार्यवादी सिद्धांत की, क्योंकि जो क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है डेविस मूरे, केवल अभी उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, डेविस मूरे जो थे ये प्रकार्यवादी सिद्धांत से संबंधित है, और ये जो है इन्होंने 1945 में इनकी पुस्तक है सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, इसमें इन्होंने सामाजिक स्त्रीकरण का सिद्धांत दिया। और इनका कहना था कि जो कार्य समाज के लिए अधिक महत्वपूर्ण है तथा जिनको करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है, ऐसे कार्य को प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता, इसलिए इस कार्य को करने के लिए उचित प्रेरणा देने के लिए समाज द्वारा पुरस्कार की व्यवस्था की जानी। और अगर बोला जाए कि स्त्रीकरण का परिमाणात्मक अवधारणा किसने दिया है, तो मेल्विन ट्यूमेन ने दिया है। ठीक है, स्त्रीकरण की परिमाणात्मक अवधारणा किसने दिया है? मेल्विन ट्यूमेन ने दिया है। तथा स्त्रीकरण का अगर ख्याति सूचक सिद्धांत की बात की जाए, ये किसने कहा है? तो रिचर्ड सेंटर ने दिया है। और स्त्रीकरण का प्रतिष्ठात्मक सिद्धांत किसने दिया है? तो वार्नर ने दिया है। ठीक है, स्त्रीकरण का प्रतिष्ठात्मक सिद्धांत वार्नर, ख्याति सूचक सिद्धांत रिचर्ड सेंटर, और परिमाणात्मक सिद्धांत जो कि ट्यूमेन ने दिया है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भौगोलिक पर्यावरण में वे समस्त दशाएं सम्मिलित हैं जो प्राकृतिक मनुष्य को प्रदान करती है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए सेरोकिन, ऑप्शन बी पी जिन्सबर्ग, ऑप्शन सी मैकाइवर एम्पेज या ऑप्शन डी एच.एफ. गिडिंस। तो देखिए, यहाँ पे बात किया गया है, देखिए आप पीजीटी का सिलेबस भी देख लीजिएगा, उसमें भौगोलिक पर्यावरण के नाम से दिया हुआ है। तो केवल आपको जैसे कि पर्यावरण क्या होता है थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और पर्यावरण कई प्रकार के होते हैं, जैसे सांस्कृतिक पर्यावरण भी होता है, भौगोलिक पर्यावरण। तो आपको केवल भौगोलिक पर्यावरण पढ़ना है। ठीक है, और उसका मानव पे क्या प्रभाव है ये पढ़ना है। तो यहाँ पे ये जो डेफिनेशन दी गई है कि भौगोलिक पर्यावरण वे समस्त दशाएं सम्मिलित करता है जो प्रकृति द्वारा मनुष्य को प्राप्त होती हैं, ये डेफिनेशन किसने दिया? तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन सी, मैकाइवर एम्पेज ने। ठीक है, तो ये मानते थे कि प्रकृति जो मनुष्य को प्रदान करता है वही क्या होता है? भौगोलिक पर्यावरण होता है। आइए अब जानते हैं, बढ़ते हैं कि भौगोलिक पर्यावरण क्या होता है, और सेरोकिन, पी जिन्सबर्ग, इन सब ने क्या इसकी डेफिनेशन दी है, क्योंकि मैकाइवर एम्पेज की यहीं से आप जान गए हैं कि प्रकृति जो मनुष्य को प्रदान करता है वही क्या होता है? भौगोलिक पर्यावरण होता है, ये मैकाइवर एम्पेज ने कहा है। और उसके अलावा अगर बात की जाए भौगोलिक पर्यावरण क्या होता है, भौगोलिक पर्यावरण जिसे प्राकृतिक पर्यावरण भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये प्रकृति द्वारा निर्मित पर्यावरण होता है। ठीक है, और मनुष्य पर जिन प्राकृतिक शक्तियों को जो चारों ओर से उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है वही क्या होगा? भौगोलिक पर्यावरण। जो भी प्राकृतिक शक्तियाँ मनुष्य पर प्रभाव डालती हैं वो क्या होता है? भौगोलिक पर्यावरण होता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? पर्वत होगा, सरिता, वन, पवन, आकाश, पृथ्वी, जीव जगत, ये सब क्या होता है? ये भौगोलिक पर्यावरण के अंग होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे डेफिनेशंस जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि ये तो बहुत ईजी है कि भौगोलिक पर्यावरण क्या होता है, ये तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और हर कोई इसका आंसर देगा। लेकिन अगर इसमें टफ क्वेश्चन बनाना होगा तो जाहिर सी बात है डेफिनेशंस डाली जाएंगी। ठीक है, तो इसमें सेरोकिन के अनुसार भौगोलिक पर्यावरण का संबंध ऐसी भौगोलिक दशाओं से है जिसका अस्तित्व मानवीय क्रियाओं से स्वतंत्र है और जो मनुष्य के अस्तित्व तथा कार्यों पर छाप पड़े बगैर प्रकृति के अनुसार बदलती रहती है। तो ये परिभाषा सेरोकिन ने दिया। तथा डेविस मूरे के अनुसार अगर बात की जाए तो मनुष्य के संबंध में भौगोलिक पर्यावरण से अभिप्राय भूमि या मानव के चारों ओर फैले उन सभी भौतिक स्वरूपों से जिसमें वह रहता है या जिनकी आदतों क्रियाओं का उस पर प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, ये तीनों डेफिनेशंस आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये जो डेफिनेशंस हमने लिखी हैं ये पूछी गई हुई डेफिनेशन से, तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। श्री अरविंदो को एशिया तथा यूरोप की प्रतिभा का समन्वय कहकर पुकारा। किसने पुकारा है ये पूछा गया। ऑप्शन ए वेलेंटाइन सिरोल ने, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो ने, ऑप्शन सी डॉक्टर फ्रेडरिक स्पल्जबर्ग ने या ऑप्शन डी रोमा रोला ने। तो देखिए, ये भारतीय चिंतक जो केवल पीजीटी में आपको श्री अरविंदो, महात्मा गांधी, राधा कमल मुखर्जी और भगवान दास, ठीक है, ये 4 भारतीय चिंतक के बारे में हमें पीजीटी में पढ़ना है आप लोगों को। तो ये जो क्वेश्चन है श्री अरविंदो पर दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पे जो रहेगा
एशिया और यूरोप का प्रतिभा का समन्वय कहकर अरविंदो को किसने कहा है? तो रोमा रोला ने। तो रोमा रोला ने इन्हें एशिया और यूरोप की प्रतिभा का समन्वय कहकर पुकारा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो अपना अध्ययन किया, इन्होंने एशिया का भी कुछ इनका सम्मिलित है और यूरोप का भी सम्मिलित है, इसलिए इन्हें एशिया और यूरोप की प्रतिभा का समन्वय कहकर रोमा रोला ने कहा है। उसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें जानते हैं, जैसे कि रोमा रोला के बारे में तो लिखा ही है कि एशिया यूरोप के बारे में बताया है। वहीं दिलीप कुमार राय ने इन्हें भारत का महानतम जीवित योगी, ठीक है, तो भारत का महानतम जीवित योगी श्री अरविंदो को किसने कहा है? दिलीप कुमार राय ने बोला है। और वसुंधरा का पथ प्रदर्शक तारा तथा हमारे युग का अवतार श्री अरविंदो को किसने बोला है? तो डॉक्टर फ्रेडरिक स्पिलबर्ग ने बोला है, ठीक है। वसुंधरा का पथ प्रदर्शक तारा और हमारे युग का अवतार श्री अरविंदो को किसने बोला है? फ्रेडरिक स्पिलबर्ग ने बोला है। तो ये याद कर लीजिएगा आप। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी अरविंदो द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन ए द लाइफ ऑफ डिवाइन, ऑप्शन बी द एसेज ऑन द गीता, ऑप्शन सी द आइडियल्स ह्यूमन यूनिटी, या ऑप्शन डी मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी बुक जो है श्री अरविंदो द्वारा रचित नहीं है। तो यहाँ आंसर रहेगा ऑप्शन डी मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म, ये श्री अरविंदो की पुस्तक नहीं है। जबकि द लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन द गीता, द आइडियल्स ह्यूमन यूनिटी, ये सब श्री अरविंदो की बुक है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा गया है इनकी बुक के बारे में, ये द लाइफ डिवाइन को सबसे ज़्यादा बार 2-3 बार पूछा गया है। तो ये इनकी अब अन्य पुस्तकों के बारे में जानते हैं। देखिए श्री अरविंद घोष की बुक, तो पहली जो कि वाल्मीकि तिलक इनकी है, दयानंद इनकी है, द सिंथेसिस ऑफ योगा, द बेसिक ऑफ योगा, एसे ऑन गीता, डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर, सावित्री, और ड्वार्फ नेपोलियन जो कि अंग्रेजी की सबसे लंबी कविता, अरविंद घोष का सबसे बड़ा खंडकाव्य। तो अरविंद घोष का सबसे बड़ा खंडकाव्य कौन सा है? ड्वार्फ नेपोलियन है, ठीक है, जो कि इनकी अंग्रेजी में है। इस चीज़ को पूछा जा सकता है, तो नोट डाउन यहाँ पे हमने कर दिया है। उसके अलावा और भी पुस्तकें हैं, जैसे द लाइफ डिवाइन, रीडर ऑफ द वर्ल्ड, द मदर। देखिए द मदर जो है ये पुस्तक जो है अरविंद की है। उसके अलावा ब्रीफॉल की भी है। तो ऑप्शन में एक ही दिया होगा, ब्रीफॉल्ट, ठीक है। द मदर ब्रीफॉल्ट की भी है और अरविंद की भी है, दोनों का अलग अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर लिख के आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, कोई एक ही ऑप्शन दिया होगा, चाहे श्री अरविंदो दिया होगा या फिर ब्रीफॉल्ट दिया होगा, ठीक है। उसके अलावा अन्य जो पुस्तकें हैं इसे आप ले लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, PDF इसका। और आइए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। काशी विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन बने? ऑप्शन ए श्री अरविंदो, ऑप्शन बी बाल नारायण, ऑप्शन सी भगवान दास, या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन सी भगवान दास, ठीक है। तो भगवान दास जो हैं ये काशी विद्यापीठ के प्रथम कुलपति बने। और भगवान दास के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत ही पढ़ना है, क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, लेकिन अगर सिलेबस में है तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसी में से एक क्वेश्चन हमने आपके सामने रखा है कि काशी विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन बने? भगवान दास बने, ठीक है। आइए अब इनके बारे में कुछ अन्य बातें भी जान लेते हैं, जैसे कि भगवान दास के अगर जन्म के बारे में जाने तो 12 जनवरी 1869 को उत्तर प्रदेश के बनारस में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और ये जो भगवान दास थे इतना ज़्यादा प्रतिभाशाली थे ये कि इन्होंने 18 वर्ष की उम्र में क्या MA की उपाधि प्राप्त कर ली थी। उसके अलावा अगर जानने वाली बात है तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज के संस्थापक सदस्य रहे हैं और अवैतनिक मंत्री रहे हैं। अवैतनिक है, वैधानिक नहीं है, अवैतनिक मंत्री रहे हैं, तथा इन्हें राष्ट्रपति ने 1955 में क्या भारत रत्न की सर्वोच्च उपाधि से विभूषित किया है। तो भगवान दास को भारत रत्न कब मिला? तो 1955 में मिला। और भगवान दास जी ने एक बात कही है, इस चीज़ को याद रखिएगा कि प्रति क्षण में प्रत्येक जीव इसी ज्ञान, इच्छा और क्रिया में फिरा करता है। पहले ज्ञान होता है, तब व्यक्ति की इच्छा होती है, तब क्रिया होता है, ठीक है। तो भगवान दास जी का ये कहना था कि प्रति क्षण में प्रत्येक जो जीव होता है वो ज्ञान, इच्छा और क्रिया के फेर में फिरा करता है। पहले ज्ञान आएगा, उससे क्या होगा? मनुष्य के अंदर इच्छा होगी, उससे क्या होगा? क्रिया होगी, और फिर ज्ञान होगा, फिर इच्छा होगी, फिर क्रिया होगी। इस तरह से मनुष्य जो है ये घूमता रहता है या फिरा करता है, ये भगवान दास जी का कहना था। तो ये
तो ये महत्वपूर्ण लग रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है कि हो सकता है ये डेफिनेशंस लिख के कि ये कथन किसका है, भगवान दास, महात्मा गांधी या श्री अरविंदो या राधा कमल मुखर्जी। तो आप ध्यान रखिएगा, ये भगवान दास जी ने कहा है। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।